नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी शिक्षण विधियों के टॉप इंपोर्टेंट 35% दोस्तों। ये वही पर्सन है जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझें, ध्यान से देखें और अगर आपके पास समय है तो वन लाइनर बनाकर अपनी नोटबुक के अंदर जरूर लिख लें दोस्तों। इसी के साथ अगर आप शॉर्ट के अंदर ट्रिक के साथ हिंदी की शिक्षण विधियां पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट बनी हुई है हिंदी शिक्षण विधियां कोर्स के नाम से, वहां पर जाइए। संपूर्ण आपको हिंदी की शिक्षण विधियों के वीडियो है वहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथी इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार सभी अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है। पूछा क्या है कि व्याकरण का क्या उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य विकास किसका करता है व्याकरण दोस्तों। पढ़ने के कौशल का, हाँ व्याकरण क्या करता है, पढ़ने के कौशल का विकास करता है। बोलने के कौशल का भी व्याकरण विकास करता है। लिखने के कौशल का भी व्याकरण विकास करता है। उपरोक्त सभी कौशलों का व्याकरण है यह विकास करता है। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य इन पढ़ने बोलने लिखने के कौशलों का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि है, इनमें से व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है। सिद्धांत विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि व्याकरण की विधि है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। यहां पर यह मत समझो दोस्तों कि आपको तीनों विधियां ही उपरोक्त सभी के ऑप्शन आ रहे हैं। मित्रों 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके, इनमें से कोई एक भी ऑप्शन में मिल सकती है। तो याद रखना सिद्धांत विधि, आगमन विधि, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि ये व्याकरण शिक्षण की विधियां होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। संप्रेषण कौशल का अगर आप विकास करना चाहते हैं तो उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है दोस्तों। देखिए यहां पे शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सही है, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग ना करना। ऑप्शन यहां पे आपका दोनों सही है दोस्तों, यहां पे ना करना होगा। ऑप्शन नंबर 3 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। मित्रों लगभग आपके पास 500 क्वेश्चन मैंने हिंदी शिक्षण विधियों के वीडियो के द्वारा आपको दे दिए हैं, जो आपको हिंदी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर मिल जाएंगे हिंदी शिक्षण विधियों के दोस्तों, उनको भी देखें। और इस वीडियो को जो मैं ये छोटे छोटे क्वेश्चनों के थोड़े क्वेश्चनों के वीडियो लेकर आता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनके लेकर आता हूं दोस्तों। तो लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है। क्या महत्व है? वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान करना, कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान करना, ये तीनों के तीनों लेखन कौशल के विकास में क्या है, व्याकरण के महत्व है। सही रहेगा आपका उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गद्य साहित्य का क्षेत्र है। गद्य साहित्य का क्षेत्र है कैसा है दोस्तों, व्यापक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गद्य साहित्य का जो क्षेत्र है वो कैसा है, व्यापक है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ ने जोर दिया। एनसीएफ ने किस पर जोर दिया था दोस्तों? एनसीएफ ने किस पर जोर दिया था दोस्तों? सैद्धांतिक शिक्षा पर नहीं दिया, व्यवसायिक शिक्षा पर नहीं दिया, क्रिया आधारित शिक्षा पर। हां एनसीएफ ने क्रिया आधारित शिक्षा पर जोर दिया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है। किसको मिलता है C1 ग्रेड दोस्तों? किसको मिलता है? देखिए 71 से 80 को नहीं मिलता,
81 से 90% पे नहीं मिलता, 61 से 70 पर नहीं मिलता। हाँ, 51 से 60 के मध्य जिनके प्रतिशत होते हैं उनको C1 ग्रेड मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 का भारांकन दिया गया है। समेटिव 2 का, सतत और समग्र मूल्यांकन है उसके अंदर जो समेटिव 2 है उसका भारांकन कितना है मित्रों? 20% नहीं है, 10% नहीं है, 40% सही है, 40% होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, निम्न में गद्य की विधा नहीं है, इनमें से गद्य की विधा कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए, निबंध ये गद्य की विधा है, कहानी ये गद्य की विधा है, जीवनी ये गद्य की विधा है, जबकि रचना ये गद्य की विधा नहीं है दोस्तों। तो 4 नंबर ऑप्शन रचना यहां पे गद्य की विधा नहीं है और सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है। निबंध अध्ययन का पाठ कौन सा है मित्रों? गहन अध्ययन सही है दोस्तों। ऑप्शन एक ही आपका यहां पे सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? देखिए, यहां पे पूछा है कि व्याकरण शिक्षण, साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों ही व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्तियां होती है, साहित्यिक और व्यवहारिक। सही रहेगा 3 नंबर ऑप्शन, 1 व 2 दोनों सही दोस्तों। जो नए मित्र है पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है मेरा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के यहां पे प्रश्नों के अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिल जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से क्या व्याकरण की विशेषता नहीं है? निम्न में से क्या व्याकरण की विशेषता कौन सी नहीं है दोस्तों? इनमें से देखिए, व्याकरण की विशेषता है, यहां पे पूछा है व्याकरण की विशेषता है। भाषा की शुद्धता व्याकरण की विशेषता है। शब्द अनुशासन ये भी व्याकरण की विशेषता है। भाषा का शरीर विज्ञान ये भी व्याकरण की विशेषता है। 4 नंबर ये सभी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? व्याकरण जो भाषा है यह किसका साधन है दोस्तों? त्रुटि का नहीं है, बोलने का नहीं है, शुद्धता का। सही है दोस्तों, व्याकरण भाषा शुद्धता का साधन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? व्याकरण निम्न में से किसकी पाठ्य वस्तु है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, हाँ भाषा की है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। व्याकरण भाषा की मुख्य पाठ्य वस्तु होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निबंध शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है दोस्तों? देखते हैं पहला ऑप्शन है शब्द भंडार में वृद्धि करना, यह तो उद्देश्य है। पाठ से प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता, यह भी निबंध शिक्षण का उद्देश्य होता है। कविता पाठ का सस्वर विकास करना, निबंध के अंदर कविता कहां से आ गई? तो ये क्या है आपका? निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपका, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? मौन वाचन कान के सहारे नहीं किया जाता मौन वाचन, मुख के सहारे नहीं किया जाता, जीभ के सहारे मौन वाचन नहीं किया जाता। हाँ, आंखों के सहारे मौन वाचन है, यह किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कौन सी युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों? गद्यांश का आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो किस युक्ति का आप प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों? संधि विच्छेद प्रयोग करेंगे, समास विग्रह का प्रयोग करेंगे, परिभाषाओं का प्रयोग करेंगे, अलंकारिक भाषा का प्रयोग आप स्पष्टीकरण और व्याख्या में नहीं करेंगे। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ये सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है मित्रों हमारा, अर्थबोध विधि
को संज्ञा दी जाती है। अर्थबोध विधि को किसकी संज्ञा दी जाती है दोस्तों? अर्थबोध विधि को, अर्थबोध विधि को संज्ञा। सही है दोस्तों, यहां पे तो ऑप्शन ही अर्थबोध विधि आ गया है, 1 नंबर ऑप्शन ही आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली कौन सी है? कौन सी प्रणाली है? पूछा क्या है कि माध्यमिक स्तर की बात हो रही है, तो माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की पाठ्य पुस्तक प्रणाली नहीं है दोस्तों, समवाय प्रणाली नहीं है, भाषा संसंग प्रणाली नहीं है। सही है दोस्तों, आगमन निगमन प्रणाली। माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली होती है, वो होती है आगमन निगमन प्रणाली दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन कराना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है? मेले हो या त्योहार हो, इनका सरल वर्णन कराना, ये विषय वस्तु है वो किस स्तर की विषय वस्तु है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, प्रारंभिक स्तर। सही है दोस्तों, ये जो पाठ्यक्रम की विषय वस्तु है ये प्रारंभिक स्तर की विषय वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? इनमें से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? ज्ञान प्राप्त करना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, कौशल का विकास करना व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, ज्ञान का प्रयोग करना भी व्याकरण का उद्देश्य होता है मित्रों। ये सभी 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है? व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी होती है दोस्तों? देखिए ऑप्शन, निगमन विधि, हाँ आगमन विधि, दोनों होती है। व्याकरण शिक्षण की निगमन आगमन विधि मुख्य विधि होती है। यहां पे आपको निगमन विधि और आगमन विधि दिया है, तो दोनों ही विधियां हैं। 3 नंबर ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों सही रहेगा यहां पे। अर्थ कथन विधि का विकसित रूप है, अर्थ कथन विधि है उसका विकसित रूप कौन सा है दोस्तों? अर्थबोध विधि नहीं है मित्रों, व्याख्या विधि। अर्थ कथन विधि का ही विकसित रूप है आपकी व्याख्या विधि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? सुकरात विधि किसको कहा जाता है दोस्तों? अर्थबोध विधि को नहीं कहते, व्याख्या विधि को नहीं कहते, प्रश्नोत्तर विधि, हां प्रश्नोत्तर विधि को ही सुकरात विधि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गद्य शिक्षण की बात हो रही है, गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि अर्थबोध विधि ही होती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? पाठ्य वस्तु है उसके जो गुण और दोष है उनका विवेचन है वो किस विधि के अंदर किया जाता है दोस्तों? अर्थबोध विधि में नहीं किया जाता, सही है व्याख्या विधि के अंदर। जो पाठ्य वस्तु होती है उसके जो गुण और जो दोष होते हैं उनका विवेचन व्याख्या विधि के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? किस विधि का प्रयोग करेंगे इन शब्दों का आप अर्थ स्पष्ट करने के लिए दोस्तों? चित्र विधि नहीं दोस्तों, रेखा चित्र विधि कभी नहीं, क्योंकि ये आपके सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत है तो मानचित्र विधि। ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे। सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए मानचित्र विधि का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? मनन शक्ति, मनन शक्ति का बालक में मुख्य आधार लिखना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं, भाषा होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक के अंदर मनन शक्ति का मुख्य आधार भाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है? निम्न में से भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? देखिए ऑप्शन, भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है, हां यह प्रमुख कार्य है भाषा का। भाषा बालक को भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, हां यह भाषा का कार्य है।
भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, यह भी है दोस्तों। तीनों के तीनों भाषा के प्रमुख कार्य हैं, तो सही रहेगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य देखिए ऑप्शन, छात्रों में सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना, यह भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। भाव अनुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, यह भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, यह भी भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तीनों के तीनों है जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, सही रहेगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? बात हो रही है प्राथमिक स्तर पर, जो तुकांत ना हो गलत है, जो कोई सीख देती हो गलत है, जिनमें लयात्मकता हो। बात प्राथमिक स्तर की हो रही है मित्रों, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे वह कविताएं पसंद करते हैं जिनमें लयात्मकता हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मित्रों हमारा, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। क्या लाभ है? शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में हाँ लाभ है, शब्दों के अर्थ निकालने में हाँ, दोनों के अंदर शिक्षण सामग्री के लाभ हैं दोस्तों। सही रहेगा आपका 3 नंबर, 1 एवं 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता, आप क्या करेंगे? आपका जो विद्यालय है उसका जो परिणाम है वो संतोषप्रद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। पहला कार्य मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना। दूसरा कार्य संतोषप्रद आपके परिणाम नहीं है, दोनों काम करने पड़ेंगे। तीसरा है व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण। हाँ, ये तीनों कार्य अगर आपका जो स्कूल है, आपकी विद्यालय है, उसका परिणाम है संतोषप्रद नहीं है, तो ये तीनों कार्य आपको करने पड़ेंगे। और यहां पर आपका जो सही रहेगा वो रहेगा उपरोक्त सभी। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, कमेंट करो मित्रों, कमेंट करो और बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जो नए साथी है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, फैला दो दोस्तों इस वीडियो को। जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया है? कौन सी विधि से यह अर्थ निकाला गया है दोस्तों? अनुवाद विधि से नहीं, परिभाषा बनाकर नहीं, अर्थ विस्तार विधि से। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। तो मित्रों बताइए जल्दी से यह वीडियो आपको कैसा लगा, जल्दी से कमेंट कीजिए मित्रों। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सभी साथी लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर करो। सभी मित्रों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों ये। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।